अपराध के कुछ किस्से इतिहास में अपनी खास जगह बना लेते हैं। वैसे तो किसी भी जुर्म को याद करना तकलीफ देह होता है, लेकिन कुछ अपराधी सनक के दायरे को पार कर ऐसी वारदात करते हैं जो सदियों तक खौफ के साथ याद की जाती है। जुर्म की काली दुनिया में कुछ अपराधियों के ऐसे किस्से दर्ज हैं जिन्हें सुनने के बाद यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान आखिर इतना क्रूर कैसे हो सकता है। वो भी ऐसा ही एक शातिर अपराधी था। तमिलनाडु सरकार ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5 करोड़ का इनाम रखा था। उसे मौत की गोद में सुलाने के लिए 3 राज्यों ने खर्च कर दिए थे 20 करोड़ रुपए। 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था सत्यमंगलम का जंगल और यही उसका आशियाना था। उसकी दहशत इस कद्र थी कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सत्यमंगलम में दाखिल भी हो जाएं। उसने सैकड़ों चंदन के पेड़ों को कटवा दिया। वो उनकी तस्करी करता था। बेजुबान हाथियों का कत्ल कर उसने खूंखार बनने का कहरा सीखा। लेकिन जब हाथियों की हत्या से भी उसका मन नहीं भरा ना, तो वो लोगों का सिर काटने लगा। वो कटे हुए इंसानी सिर से फुटबॉल खेलता था। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसा भी भला कोई कर सकता है। जी हाँ, यही सच है। उस दुर्दांत ने मौत से पहले तक 184 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जिंदा होता तो उसके जुर्म की फहरिस्त शायद और भी लंबी होती। एक जमाने में वो सत्यमंगलम जंगल का खौफ हुआ करता था। लोग उसे कहते थे वीरप्पन। लंबी छरहरी काया और रोग गांठती मूंछों वाला सरदार वीरप्पन, जिसे भारतीय अपराध के इतिहास का वो माइलस्टोन माना गया है, जिसके नाम 90 के दशक में अखबारों को इतना रंगा करते थे कि फिल्म शोले का गब्बर भी उसके सामने बौना नजर आने लगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। क्राइम स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं वीरप्पन की। 18 जनवरी वो तारीख थी जब साल 1952 में कर्नाटक के चामाराजा नगर जिला के गोपीनाथम गांव में कुख्यात चंदन तस्कर और हाथी दांत के काले कारोबारी वीरप्पन का जन्म हुआ। गोपीनाथम के लोग बचपन में उसे कूज मुनि स्वामी के नाम से बुलाते थे, जो बाद में अपराध की दुनिया का वीरप्पन बन गया। कर्नाटक की वन्नियार जाति से ताल्लुक रखने वाले वीरप्पन की जिंदगी में अगर हम झांकने की कोशिश करें तो कई विरोधाभासी बातें सामने आती हैं। मसलन अक्सर कई बार आम लोग ऐसे खतरनाक कातिलों में रॉबिन हुड का अक्स देखने लगते हैं। कहा जाता है कि वीरप्पन गोपीनाथम और आसपास के इलाके में रहने वाले गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। गरीब लड़कियों की शादी में पैसा देना या किसी के मर जाने पर उसके क्रियाकर्म के लिए पैसे देना, या फिर किसी की तो बीमारी में भी वो काफी मदद करता था। इलाज के लिए वीरप्पन पैसे बांटा करता था। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आती है कि जिस 18 अक्टूबर साल 2004 की काली रात उसका खौफनाक अंत हुआ, गोपीनाथम में लोगों ने खुशियों की दिवाली मनाई, लड्डू भी बांटे गए। खैर जो भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अपराध के काले पन्नों में वीरप्पन को सिर्फ और सिर्फ खूनी दरिंदा ही कहा जा सकता है। हालांकि सवाल ये उठता है कि गोपीनाथम गांव का एक साधारण सा लड़का कैसे बन गया जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। दरअसल उसके खूंखार बनने के पीछे छुपी हुई थी उसकी गरीबी, उसकी लाचारी और उसके पेट की आग।
हाथी दांत के एक तस्कर की निगाहों ने उसकी कातिल निगाहों को भली भांति परख लिया था जब उसकी उम्र महज 14 साल की थी। जी हाँ, नन्ही सी उम्र में हाथी को मार गिराने वाला वीरप्पन जल्द ही हाथी दांत और चंदन की तस्करी से मिले अवैध पैसों में ऐसा रम गया कि धीरे धीरे उसके कदम अपहरण और हत्याओं की ओर बढ़ते चले गए। उसके बाद तो कत्ल और दरिंदगी का एक खौफनाक सिलसिला जो शुरू हुआ तो थमा ही नहीं, थमा तो तब उसकी जब मौत हुई। वीरप्पन ने जीवन का पहला कत्ल 27 अगस्त 1983 को किया। फॉरेस्ट गार्ड केएम पृथ्वी को गोली मारने के पीछे वीरप्पन का मकसद था फॉरेस्ट कर्मचारियों में दहशत पैदा करना, क्योंकि केएम पृथ्वी वीरप्पन को हाथियों के कत्ल से रोक रहा था। कत्ल की इस वारदात के बाद तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वीरप्पन के पीछे पड़ गया। उसके ठिकानों पर छापेमारी होने लगी और वीरप्पन उनसे भागता छिपता फिर रहा था, क्योंकि उस वक्त की बात की जाए तो वीरप्पन का गैंग उतना मजबूत नहीं था। वैसे भी पृथ्वी की हत्या से पहले उस पर केवल हाथी दांत और चंदन की तस्करी का ही आरोप था, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की हत्या ने उसे 302 का मुजरिम बना दिया था। वीरप्पन सरकार के हत्थे पहली बार साल 1986 में लगा, जब फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास की टीम ने सत्यमंगलम के जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया। पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को साधारण अपराधी समझा और शायद यही उनकी समझ धोखा खा गई। वीरप्पन उस समय तक तो उतना कुख्यात था भी नहीं, लेकिन शातिर तो वो शुरू से ही था। फॉरेस्ट अफसर पी श्रीनिवास ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कोर्ट में पेशी से पहले वो वीरप्पन को बूंदीपदा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रखें। वीरप्पन के साथ में 2 पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे। हाथों में हथकड़ी पहने वीरप्पन गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ। पहुंचते ही वो गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से मिन्नतें करने लगा कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने कहा कि वो उसे दवा दे देंगे, लेकिन उसने कहा कि उसे दवा नहीं, सिर में लगाने वाला तेल चाहिए। वो जंगल में भी रोज अपने सिर में तेल ही लगाता है, इसीलिए उसे तेल ही चाहिए। चूंकि दिन भर वो पुलिस वालों के साथ हथकड़ी में रहा, इसीलिए उसके सिर में अब दर्द हो रहा है। तेल लगाने से सिर को राहत मिल जाएगी। गेस्ट हाउस के कर्मचारी बेचारे भोले भाले वो वीरप्पन के शातिर इरादों को भांप ही नहीं पाए और उसे सिर में लगाने वाला तेल दे दिया। साथ में पहरा देने वालों में जो पुलिस वाले थे वो वीरप्पन के झांसे में आ गए। सबसे पहले वीरप्पन ने पूरे सिर में सबके सामने ढेर सारा तेल लगाया और सिर दर्द ठीक होने का नाटक करते हुए सोने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, पुलिस वालों और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को थोड़ा सा चैन मिला और वो भी झपकी लेने लगे। इतने में वीरप्पन की आंखें खुलती हैं और सभी को सोता हुआ देख वो तेल लगे हाथों से ही हथकड़ी को सरकाता है। बड़ी ही खामोशी से, चालाकी से वापस सत्यमंगलम के घने जंगलों में दाखिल हो जाता है। साल 1986 का वो दिन था और उसके बाद अक्टूबर 2004 की 18 तारीख, यानी जिस दिन वीरप्पन का अंत हुआ, उसके बीच में वो कभी पुलिस के हत्थे जिंदा चढ़ा ही नहीं। जी हाँ, पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद वीरप्पन और भी ज्यादा खूंखार हो गया। ना तो उसे पुलिस की परवाह थी और ना ही फॉरेस्ट गार्ड की। उसने अंधाधुंध चंदन के पेड़ों की कटाई शुरू करवा दी। हाथियों का झुंड जहां भी देखता, गोली मारने में और उनके दांतों को उखाड़ने में उसे थोड़ी सी भी झिझक महसूस नहीं होती थी। करीब 4 साल बीत गए। इस दौरान वीरप्पन का अपराध और दबदबा सत्यमंगलम में इस कद्र बढ़ गया कि कर्नाटक सरकार की हर तरफ भद्द पिटने लगी। वीरप्पन भी इस बात को अच्छे से समझ रहा था कि कर्नाटक सरकार उसे पकड़ने या फिर मारने का प्लान तैयार कर रही है।
वीरप्पन सरकार के सामने सरेंडर करने की बजाय मुकाबले की तैयारी करने लगा। सबसे पहले उसने गोपीनाथम से अपने छोटे भाई अर्जुना को बुलवाया। अर्जुना के साथ गांव के कुछ और युवक सत्यमंगलम के जंगलों में दाखिल हो गए। सभी बेरोजगार थे। सभी को उम्मीद थी कि वीरप्पन अन्ना उन्हें काम देंगे, लेकिन जंगल में वीरप्पन ने उनके कंधों पर टांग दी 315 बोर की राइफल और 12 बोर की बंदूक, साथ में खिलाई वफादारी की कसम। उसके बाद गैंग को लेकर वीरप्पन तलाश करने लगा जंगल पार्टी और पुलिस वालों की। 9 अप्रैल साल 1990 को वीरप्पन का सामना होता है पुलिस की जंगल पेट्रोलिंग पार्टी से। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी होती रही। इस हमले में वीरप्पन की गैंग ने 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और उसके बाद उनके असलहों को लेकर घने जंगलों में फरार हो गए। वीरप्पन के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और जब लोगों को ये पता लगा कि वीरप्पन ने 3 पुलिस वालों को गोली मार दी है, उनकी हत्या कर दी है, तो सभी उसके नाम की पनाह मांगने लगे। वीरप्पन के बढ़ते आतंक को देखते हुए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल ने 16 अप्रैल 1990 को एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाई, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, वीरप्पन को सलाखों के पीछे पहुंचाना। एसटीएफ की कमान दी गई तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी केयू शेट्टी को। शेट्टी ने वीरप्पन की फाइल को देखा और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास को अपने पास बुलाया, जिन्होंने 1986 में पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। केयू शेट्टी ने श्रीनिवास से कहा कि वो भी एसटीएफ का हिस्सा बन जाएं, ताकि वीरप्पन पर जल्द से जल्द नकेल कसी जा सके। शेट्टी के कहने पर श्रीनिवास भी एसटीएफ टीम का हिस्सा बन गए, लेकिन बात जैसे ही वीरप्पन के कानों तक पहुंची, वो गुस्से से बौखला उठा। उसने तय कर लिया था कि श्रीनिवास उसका दुश्मन नंबर 1 है। वीरप्पन ने एक दिन अपने भाई अर्जुना को बुलाया और कहा कि वो श्रीनिवास से संपर्क करे और श्रीनिवास से ये कहे कि वीरप्पन ने उसे गैंग से निकाल दिया है। जब श्रीनिवास को यकीन हो जाए तो वो वीरप्पन का खुफिया अड्डा दिखाने के लिए धोखे से जंगल में उसे बुला ले। वीरप्पन ने जैसा जैसा कहा, अर्जुना ने ठीक वैसा वैसा ही किया और श्रीनिवास दोनों भाइयों के जाल में फंस ही गया। जंगल में अर्जुना के साथ पहुंचे श्रीनिवास ने जब अपनी आंखों के सामने वीरप्पन को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रीनिवास समझ चुके थे अर्जुना के डबल क्रॉस में अब तो वो फंस गए हैं। 1986 में जो श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ा था, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई थी, उसी वीरप्पन ने लगभग 4 साल के बाद उन्हीं हाथों से श्रीनिवास का काम तमाम कर दिया। श्रीनिवास को लेकर वीरप्पन के मन में कितनी ज्यादा नफरत भरी थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि श्रीनिवास को गोली मारने से भी वीरप्पन का मन नहीं भरा। उसने बहुत ही बेरहमी से श्रीनिवास के सर को उसके धड़ से अलग किया और कटे हुए सिर से फुटबॉल खेला। कहते हैं वीरप्पन की इस हरकत को देखकर उसके गैंग के भी कुछ साथियों को चक्कर आने लग गए। श्रीनिवास की मौत के बाद तो आलम ऐसा हो गया था कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैले सत्यमंगलम के जंगल में वीरप्पन के नाम से आदमी और जानवर दोनों ही कांपते थे। 90 के शुरुआती दौर की बात की जाए, जब वीरप्पन अपनी बर्बरता के चरम पर था, उसने तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के नेरुपुर गांव की रहने वाली मुथुलक्ष्मी से शादी कर ली। एक गरीब चरवाहे की बेटी मुथुलक्ष्मी को शादी के वक्त ये नहीं पता था कि जिस शख्स से वो शादी कर रही है, कत्ल उसका शौक है और तस्करी उसका पेशा। खैर, शादी के बाद जब मुथुलक्ष्मी सत्यमंगलम के जंगल में पहुंची, तब उसे पता चल गया कि उनकी मांग में सिंदूर भरने वाला वीरप्पन
कई सुहागनों का सिंदूर उजाड़ चुका है। शादी के बाद मुथुलक्ष्मी ने एक एक करके 3 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन जिंदा बची केवल 2, क्योंकि तीसरी बेटी का गला खुद वीरप्पन ने अपने हाथों से घूंट दिया था। दरअसल हुआ ये था कि एक रात पुलिस ने सटीक मुखबिरी पर जंगल में वीरप्पन के ठिकाने पर छापा मार दिया। पुलिस की गोलियों से बचने के लिए वो छुपने लगा। आधी रात पूरा गैंग इधर उधर भागने लगा। वीरप्पन भी मुथुलक्ष्मी और बच्चों को लेकर गोलियों की जद से दूर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी उसे परेशान कर रही थी। नवजात बेटी अक्सर बीमार रहा करती थी, वो रो रही थी। वो माँ मुथुलक्ष्मी की कोख में हमेशा ही रोती रहती थी। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। चूंकि रात के वक्त जंगल में रोने की आवाज काफी दूर तक जाती है, उस वजह से वीरप्पन के मन में पकड़े जाने का खौफ समाने लगा। उसे डर था कि छोटी बेटी के चलते और उसके रोने की वजह से कहीं वो सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए या फिर एसटीएफ की गोली का निशाना ना बन जाए। डर से निजात पाने के लिए वीरप्पन ने पत्नी मुथुलक्ष्मी की कोख में बिलखती हुई नन्ही सी बच्ची को छीन लिया और पूरे गैंग के सामने अपनी ही बेटी का गला दबा दिया। एक माँ के सामने बेटी तड़प तड़प कर मर गई, और माँ क्या, पूरी गैंग में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वीरप्पन के पागलपन को रोक सके। उसके बाद तो आए दिन वीरप्पन एसटीएफ का खेल शुरू हो गया। कभी एसटीएफ वीरप्पन को चोट पहुंचाती तो कभी वीरप्पन एसटीएफ पर जमकर पलटवार करता। वीरप्पन देश में सुर्खियों में तब आया जब साल 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ एक्टर राजकुमार को उनके फार्म हाउस से अगवा कर लिया गया। राजकुमार के अगवा होने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताई जाती है। असल में वीरप्पन एसटीएफ के साथ रोज होने वाली मारामारी से बेहद परेशान हो गया था। गैंग पर शिकंजा भी कुछ इस तरह से कसता जा रहा था कि वीरप्पन को अब चिंता सताने लगी थी। वीरप्पन को लगा कि सत्यमंगलम में फैले उसके अपराध का साम्राज्य एसटीएफ खत्म कर सकती है। वीरप्पन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और तय किया कि वो एसटीएफ को अब मात देगा। उसके लिए उसने गैंग को और बड़ा करने का फैसला कर लिया, लेकिन गैंग को चलाने के लिए उसे चाहिए थे पैसे, जो उसके पास उस वक्त तो नहीं थे। गैंग मीटिंग में तय हुआ कि पैसों के लिए किसी बड़ी हस्ती को किडनैप किया जाए। मशहूर लोगों के नामों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत और राजकुमार जैसी कई हस्तियों के नाम भी शामिल थे। हालांकि कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जरूर देखिए वीरप्पन की सनसनी कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।